हाय डियर स्टूडेंट्स, अमित जौहरी सर की तरफ से जौहरी पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम वेक्टर सीरीज का रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर वाला टॉपिक को कवर करेंगे। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर मीन्स व्हाट? द स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट्स टू और मोर इज कॉल्ड रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन मतलब होता है एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन करना। वो कंपोनेंट टू और मोर देन टू भी हो सकते हैं। सो दैट इज द बेसिक डेफिनेशन जो आपको जाननी है। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर मींस स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर्स, स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट is called resolution of vectors। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है इस वेक्टर सीरीज में। वेक्टर पूरा ही बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो फिजिक्स में हर जगह आपको जहां जहां वेक्टर क्वांटिटी आती है वहां वहां यूजफुल होता है। बट रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर काफी फ्रीक्वेंटली यूज होने वाला टॉपिक है। फोर्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं, मैकेनिक्स में और लॉज ऑफ मोशन में तो आपको रिजोल्यूशन बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि वहां पर जब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को अगर बहुत सारी वेक्टर क्वांटिटीज आपके पास हैं और आपको उनको रिकम्बाइन करना है या फिर एक वेक्टर क्वांटिटी को रिजॉल्व करना है इनटू कंपोनेंट में, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। मैं इसको काफी डिटेलिंग में और बेसिक से समझाता हूँ आपको। सबसे पहली बात, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की हमें जरूरत क्यों पड़ी? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की हमें इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि वेक्टर की डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कई प्रॉब्लम्स में वेक्टर इस तरह से दिए जाते हैं ऑब्लिक एट सम एंगल पे कि मुझे अगर उसको इंडिपेंडेंटली स्टडी करना हो, लाइक हॉरिजॉन्टल अलग, वर्टिकल अलग, जिससे कि मेरे न्यूमेरिकल को मैं इजी बना पाऊं, तो मुझे वहां पर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बहुत यूजफुल हो जाता है। मैं समझाता हूं कैसे। अब मान लीजिए कोई एक वेक्टर को मैं आर वेक्टर बता रहा हूं। वेक्टर मैंने मैग्नीट्यूड आर लिख दिया, ये उसकी डायरेक्शन बता दी। ये वेक्टर फोर्स भी हो सकता है, किसी बॉडी पे ऐसी फोर्स लग रही है। तो अब मुझे ये इंटरेस्ट जानने में है कि मेरे इस वेक्टर की फोर्स को अगर मैं स्प्लिट करूं टू और मोर देन टू पार्ट्स में, तो मुझे इंडिपेंडेंटली अलग अलग एक्सिस के अराउंड वो फोर्सेस मिल जाएंगे। तो ये उसकी यूजफुलनेस हो जाती है, जिससे आपकी न्यूमेरिकल्स काफी इजी बन जाते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको टू कंपोनेंट्स में ब्रेक करना इसको सिखाता हूं। तो जैसे कि एक वेक्टर है, इसका एक इनिशियल पॉइंट होगा, उस पॉइंट को आप ओरिजिन मान के एक्स एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वाई एक्सिस यानी वर्टिकल एक्सिस को ड्रॉ करते हैं। ठीक है। अब एक मैं एज्यूम कर लेता हूं कि ये जो एंगल बन रहा है वो थीटा है और जो आर वेक्टर है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है। तो वेरी बेसिकली अगर मैं आपसे बोलूं तो मैं बोलूंगा कि भैया जो आर एक्स वाला कंपोनेंट होगा, इस आर वेक्टर का अलोंग एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट जो होगा वो हो जाएगा आर कॉस थीटा, और इसका जो वाई वाला कंपोनेंट होगा आर वाई, वो हो जाएगा आर साइन थीटा। मतलब इस आर वेक्टर के दो कंपोनेंट्स में मैंने ब्रेक किया, अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस। यहां पर जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि जो इफेक्ट आर का ओवरऑल था वो उनके कंपोनेंट को मिलाने के बाद भी इफेक्ट वही रहेगा। अगर ये फोर्स है तो जो इफेक्ट एक सिंगल फोर्स आर का था वही इफेक्ट उनके दोनों कंपोनेंट के इफेक्ट को मिलाने के बाद होगा। उसके इफेक्ट में कोई चेंजेस नहीं होंगे। हम अपनी लाइफ को थोड़ा सा इजियर बनाने के लिए ये मेथड यूज करते हैं। ठीक है जी। तो इसके दो कंपोनेंट में मैंने ब्रेक किया। इनिशियल पॉइंट से मैंने उसको ओरिजिन कंसीडर किया और फिर मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मतलब अपना रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का ड्रॉ कर दिया, और फिर मैंने थीटा को एज्यूम किया एंगल विद द एक्स एक्सिस। तो आई गॉट इट कि भैया इसका जो आर का जो एक्स वाला कंपोनेंट है वो आर कॉस थीटा आएगा और वाई वाला कंपोनेंट आर साइन थीटा आएगा। ये कंपोनेंट सर कैसे आते हैं?
थोड़ा सा इस पे बात कर लेते हैं। तो उस कंपोनेंट को समझने के लिए मैं यहां पर ये वाला एंगल जो ये y एक्सिस से बना रहा है वो कुछ और ले लेता हूं। लेट अस सपोज मैं इसको फाई एज्यूम कर लेता हूं, डिफरेंट एंगल देन थीटा। बट यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो जानने की है कि फाई प्लस थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ये तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है। क्लियर? ठीक है। अब मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं एक्स एक्सिस पर। ये मेरा परपेंडिकुलर ड्रॉप हो गया एक्स एक्सिस पर। तो मेरा जो ट्रायंगल है ओ, इसको ए नाम दे देते हैं, इसको बी। इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए बी में अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करूंगा, परपेंडिकुलर ड्रॉप करने का मेरा पर्पस सिर्फ इतना था कि मैं उस पर ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकूं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करने के लिए मुझे राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए होता है, इसलिए मैंने उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया। अब मैं इन ट्रायंगल ओ ए बी में कॉस थीटा फाइंड करने में इंटरेस्टेड हूं, तो मैं कॉस थीटा निकालूंगा। सभी जानते होंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट क्या है? ओबी, और हाइपोटेन्यूज क्या है? ओए। तो यहां से मुझे मिलता है ओबी इक्वल्स टू ओ ए कॉस थीटा। ओ ए की वैल्यू मुझे पता है, आर है, आप देख सकते हो मैंने फिगर में भी शो किया है, वही वेक्टर है, उसके कंपोनेंट फाइंड कर रहे हैं, कॉस थीटा एज इट इज। तो आप देख सकते हो ओबी मतलब आर एक्स वाला कंपोनेंट अलोंग एक्स के कंपोनेंट, ओबी इज अलोंग एक्स, मुझे मिल गया आर कॉस थीटा। सिमिलरली अगर मैं ए से y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं तो इन ट्रायंगल, इसको हम सी नाम दे देते हैं, इन ट्रायंगल OAC में मैं cos फाई निकालूंगा। तो इन ट्रायंगल OAC में जब मैं cos फाई निकालूंगा तो मुझे cos फाई कितना मिलेगा? फाई इज दिस एंगल OC अपॉन OA, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, OC तो मुझे पता नहीं, OA मुझे पता है, R है। तो यहां से मुझे मिल जाता है OC जो कि इसका y वाला कंपोनेंट है। y वाला कंपोनेंट है क्योंकि वो अलोंग द y एक्सिस है, तो वो मुझे मिल जाता है आर वाई कॉस फाई। सिंस मैंने पहले ही यहां मेंशन किया हुआ है कि फाई प्लस थीटा इज 90 डिग्री, तो मैं यहां फाई की जगह अगर आप चाहोगे, सॉरी मैं थोड़ा सा गलत लिख गया यहां, आर वाई इक्वल्स टू आर कॉस फाई। अगर आप चाहोगे तो फाई की जगह, जैसे मैंने अभी बोला फाई प्लस थीटा 90 डिग्री है, तो यहां पर मैं फाई की जगह 90 माइनस थीटा लिख सकता हूं। फाई प्लस थीटा 90 है तो फाई की जगह मैंने 90 प्लस थीटा सब्स्टिट्यूट कर दिया। एंड वी ऑल नो दैट ट्रिग्नोमेट्री ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से कि cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो देखो आप, मुझे आर वाई जो y वाला कंपोनेंट था वो मिल गया आर साइन थीटा। तो अब आपको क्लियर हो गया कि दो कंपोनेंट जो होते हैं वो आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा कैसे बनते हैं इस रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट से। मैं इस पूरे को दोबारा रिपीट करता हूं। टॉपिक है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन मतलब किसी भी एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड करना। वो कंपोनेंट 2 भी हो सकते हैं और मोर देन 2 भी हो सकते हैं। अभी हम फिलहाल 2 कंपोनेंट्स की बातें कर रहे हैं, 2 डायमेंशनल, मतलब एक प्लेन को लेते हुए चल रहे हैं, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जिसमें एक्स और वाई एक्सिस है। तो उन 2 के अरेंजमेंट को हम लेके चल रहे हैं प्लेन को। तो हमने देखा एक वेक्टर आर है जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस मैंने खुद ने ड्रॉ की, जो भी वेक्टर क्वेश्चन में है उसको इनिशियल पॉइंट को ओरिजिन मान के, तो उसके कंपोनेंट मैंने निकाले आर कॉस थीटा एंड आर साइन थीटा। अब आपको जहां पर भी एक वेक्टर का रिजोल्यूशन करना हुआ 2 कंपोनेंट में, तो आप हमेशा डायरेक्टली यूज करेंगे आर कॉस थीटा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ थीटा। जिस भी एक्सिस के साथ वो थीटा बना रहा होगा वो एक्सिस कॉस वाला कंपोनेंट लेगा और उसका परपेंडिकुलर एक्सिस साइन वाला कंपोनेंट लेगा। क्लियर है ये बात? दिस इज कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर को अगर आप आर कॉस थीटा आर साइन थीटा में रिप्रेजेंट नहीं करना चाहते हैं तो कई दफे आपको वेक्टर्स ऐसे लिखे हुए मिलते हैं।
r इक्वल्स टू 2i प्लस 3j। अब इसमें आपको ऑलरेडी कंपोनेंट्स बना के दिए हुए हैं। i वाला जो कोफिशिएंट होता है, जो i के साथ कोफिशिएंट है, वो उसका x एक्सिस वाला कंपोनेंट है, तो rx हो गया 2, और वो j वाला जो कोफिशिएंट होता है वो होता है ry का, तो ry हो गया 3। तो जब आपको वेक्टर ऑर्थोगोनल फॉर्म में दिए हों, यूनिट वेक्टर्स अलोंग द x एंड y एक्सिस दिए हों और z एक्सिस दिए हों, तो उसको डायरेक्टली वो रिजॉल्व करके ही दे रहे होते हैं, तो आप डायरेक्टली डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। rx, ry और rz भी, अगर उसमें k भी होता तो मैं rz भी यहां पर लिख देता था। दिस इज कॉल्ड रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, उसके कंपोनेंट में उसको डिवाइड करना। ठीक है जी। अब ये अपन ने बात किया था रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, मतलब एक प्लेन में जिसपे 2 ही एक्सेस हों। लेकिन सर अगर 3 एक्सेस हुए तो क्या करेंगे? होते भी हैं एक्स, वाई एंड जेड म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेस। अगर रेक्टेंगुलर वर्ड हटा दें और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एज ए होल चलेंगे तो वहां पर क्यूब और क्यूबॉइड बनता है जिसमें एक्स, वाई और जेड एक्सेस होते हैं। तो वहां पर हम यूज करेंगे द फंडा ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस। द फंडा ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस। हम सभी ये जानते हैं कि अल्फा, बीटा एंड गामा are the angles made by any vector with the respective x, y and z axis respectively। डायरेक्शन कोसाइन का कॉन्सेप्ट में हम ये मान के चलते हैं, मैं थोड़ा सा क्लियर करने के लिए डायग्राम बना देता हूं। या डायग्राम ही क्यों बनाऊं, मैं आपको अपने ये देखिए x, y एंड z एक्सिस मैंने ले लिया है। ये x, y एंड z एक्सिस है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये जो वेक्टर है ब्लू कैप का, ये देखो मैं ऐसे ऊपर रख रहा हूं, ये ब्लू कैप का मैंने ऊपर रख लिया है। ठीक है, ये वो मेरा आर वेक्टर है इन क्वेश्चन। अब ये एक्स एक्सिस के साथ ये अल्फा एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ ये बीटा एंगल बना रहा है और जेड एक्सिस के साथ ये गामा एंगल बना रहा है। अगर मैं इस अल्फा, बीटा और गामा के कोसाइन ले लूं, कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा, दैट दे आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस। तो उनकी डायरेक्शन कोसाइंस के रिस्पेक्ट में मैं इसके कंपोनेंट को फाइंड कर सकता हूं। आई होप आपको ये रिप्रेजेंटेशन अच्छा समझ में आया होगा। तो अगर मैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की बात करता हूं, मैं उसको बोर्ड पे भी कोशिश करता हूं आपको दिखा पाऊं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये हमने ले ली जेड एक्सिस। कोई भी वेक्टर ले लिया हमने, ये आर वेक्टर जो अल्फा, बीटा एंड गामा एंगल बना रहा है। अल्फा, गामा एंड बीटा। तो इस आर के 3 कंपोनेंट्स बनेंगे। पहला बनेगा आर एक्स में, जो बनेगा आर कॉस अल्फा। दूसरा बनेगा y की डायरेक्शन में आर वाई, आर कॉस बीटा। तीसरा बनेगा z डायरेक्शन में आर जेड, आर कॉस गामा। सो ये 3 कंपोनेंट्स हो जाएंगे अगर आप स्पेस में किसी भी वेक्टर को रिजोल्यूशन करते हो, मतलब उसके कंपोनेंट में डिवाइड करते हो, तो उसके रिजोल्यूशन एस पर डायरेक्शन कोसाइंस जाएंगे, आर कॉस अल्फा, आर कॉस बीटा एंड आर कॉस गामा। डायरेक्शन कोसाइंस की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो आप हमेशा याद रखना, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट डीसीज यूज हो रहे हैं, उसको शॉर्ट में हम डीसीज बोलते हैं। आपको ये हमेशा याद रखना है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आपके न्यूमेरिकल में हेल्प करेगी। मैं इसको स्टार बना देता हूँ। और कॉस अल्फा को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल्स टू 1 हो जाता है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डीसीज, जिसकी हेल्प से हमने 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में एक वेक्टर के 3 कंपोनेंट्स को फाइंड किया है। मोस्टली अगर आप जी मेन तक रहते हैं और नीट तक रहते हैं तो आपका 2 कंपोनेंट्स में पूरा आराम से काम हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग,
अगर आपको इसकी जरूरत नहीं है, अगर आपको लगता है सर मैं ये वाले न्यूमेरिकल तो मैंने देखे ही नहीं है, लीव इट। पढ़ाई आप अपने हिसाब से करें। जो भी कॉन्सेप्ट आपको लगते हैं कि ये थोड़ा आउट ऑफ मेरे स्कोप से जा रहा है, छोड़ दीजिए उसको, डोंट वरी। आप उन्हीं पे ज्यादा स्ट्रेस दीजिए जो आपके काम की चीजें हैं। तो जैसे 2 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट पे मैंने रेजोल्यूशन बताया, स्प्लिटिंग 2 पार्ट्स में करते हैं, 2 कंपोनेंट्स में करते हैं, एक एक्स एक्सिस का कंपोनेंट, एक वाई एक्सिस का कंपोनेंट। वो वेक्टर जिस एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है उसको कॉस वाला कंपोनेंट मिलता है और उसके परपेंडिकुलर वाले को साइन वाला कंपोनेंट मिलता है। दिस इज अबाउट द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर और कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। मैं इसको एक एग्जांपल से क्लियर करने की कोशिश करता हूं। अगर ये कोई बॉडी है m मास की और मैं इस पे एक ऑब्लिक फोर्स लगा रहा हूं, अब ये फोर्स आपको दिख रही है, इट इज ए पुल। मैं इसको खींचने की कोशिश कर रहा हूं। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि जो भी कंपोनेंट इन क्वेश्चन में होगा जिसका मुझे रेजोल्यूशन फाइंड करना है, उसके इनिशियल पॉइंट को देखिए आप। उसके इनिशियल पॉइंट को ओरिजिन ले लीजिए और 2 एक्सिस ड्रॉ कर दीजिए, एक्स एंड वाई, और ये एंगल थीटा हमने ले लिया एक्स एक्सिस के साथ। तो आप देख सकते हैं ये वाला कंपोनेंट मुझे मिलेगा एफ कॉस थीटा, ये वाला कंपोनेंट मिलेगा मुझे एफ साइन थीटा। ठीक है जी। इसको आगे बढ़ाने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रेजोल्यूशन में आपको याद रखना है कि 2 और मोर जो भी कंपोनेंट्स बनते हैं एक वेक्टर को रेजोल्यूशन करने के बाद, वो आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं। वो आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं, उनका एक दूसरे पे इफेक्ट नहीं होता है। आर कॉस थीटा अपना काम करता है, आर साइन थीटा अपना काम करता है। ये एक दूसरे आपस में एक दूसरे के काम में डिस्टर्ब नहीं करते हैं, मतलब दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। एक दूसरे पे इनका इफेक्ट नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंटली आप याद रखिएगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूं, अकेले एफ का जो इफेक्ट था वही इफेक्ट इन दोनों का मिला के होगा। इफेक्ट में कहीं कोई चेंज नहीं आ रहा है। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि एक फोर्स की जगह 2 फोर्स हो गई हैं तो इफेक्ट बढ़ जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। इफेक्ट वही रहेगा जो एक फोर्स क्रिएट कर रही थी, वही उसके दोनों कंपोनेंट को मिला के वही इफेक्ट आएगा। अब मैंने रेजोल्यूशन का ये एग्जांपल इसलिए लिया कि अब मैंने फोर्स जो एक ब्लॉक पे ऑब्लिकली लग रही थी उसके मैंने 2 कंपोनेंट निकाल लिए। अब मैं जब भी हॉरिजॉन्टल के अलोंग मोशन को स्टडी करूंगा तो उसमें मैं एक्सेलरेशन फाइंड करना है या चेंज इन मोमेंटम फाइंड करना है, उसके लिए मेरे लिए फोर्स एफ कॉस थीटा हो गई। उसके लिए मेरी जो फोर्स है वो एफ कॉस थीटा हो गई, सिंपल। वर्टिकल मोशन में जो भी स्टडी करना है, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, मोमेंटम, जो भी स्टडी करना है, उसके लिए मेरी फोर्स एफ साइन थीटा हो गई। मैं दोनों मोशन को पहले ही बता चुका हूं, आपस में रिलेट नहीं करूंगा, इंटरडिपेंडेंट होते हैं। ये आपस में बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं होते हैं, आपस में डिपेंडेंट नहीं होते हैं। तो जब मैं हॉरिजॉन्टल मोशन स्टडी करूंगा मेरी फोर्स एफ कॉस थीटा है, जब मैं वर्टिकल मोशन स्टडी करूंगा इस एग्जांपल में मेरी फोर्स एफ साइन थीटा है। इन दोनों का मिला के इफेक्ट वही होगा जो अकेले एफ का था। इफेक्ट पे कोई चेंजेस नहीं होते हैं। ऐसा करने से मुझे न्यूमेरिकल इजी हो जाता है। ठीक है। So that is the way we do the resolution in this manner। और r cos theta, r sin theta कंपोनेंट कैसे मिलते हैं ये पूरा मैंने इसमें कवर कर दिया है। ठीक है जी। उसका यूज कैसे होता है वो भी मैंने देख लिया और उनकी जो थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। क्लियर है ये बात? चलिए अब सेकेंड थिंग, जब भी आप एक फोर्स को, जैसे एक एग्जांपल में फोर्स है, हमने इसको कंपोनेंट्स में डिवाइड किया, ठीक है, लेकिन आगे जाने के बाद मुझे इनको दोबारा से कंबाइन करना पड़ेगा क्योंकि मुझे आंसर तो एक ही देना है ना, मुझे आंसर तो एक ही देना है। तो उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोनेंट्स। तो लास्ट में जाके मैं उन दोनों को कंबाइन कर दूंगा। तो मैं कॉम्बिनेशन करने के लिए जो फॉर्मूला यूज करूंगा वो बता रहा हूं मैं आपको। तो पहले मैं जनरल बात करता हूं, फिर मैं इस पे आ जाऊंगा।
कॉम्बिनेशन में कोई भी दो वेक्टर आप सपोज कर लीजिए, आपके पास ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, उनके बीच का एंगल थीटा है। मैं यहाँ पर उनका मैग्नीट्यूड शो कर रहा हूँ, इनके ऊपर एरो वर्ड ना पुट करते हुए, क्योंकि मैंने डायरेक्शन यहाँ पर बता दिया है। तो अगर मुझे इन दोनों को कंबाइन करके कोई एक ही निकालना है, रेजोल्यूशन में मैं एक को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा था और मोर देन 2 पार्ट्स में। कॉम्बिनेशन में मैं अलग अलग वेक्टर्स को आपस में जोड़ के एक वेक्टर बना रहा हूं। लेट अस सपोज वो एक वेक्टर ये आ गया मेरा, और ये ए के साथ अल्फा एंगल बनाता है। क्योंकि वेक्टर है तो मुझे उसकी डायरेक्शन बतानी पड़ेगी, और डायरेक्शन बताने के लिए मुझे एंगल बताना पड़ेगा कि इतने एंगल पे है। तो अब मैं डायरेक्टली यहां पर फॉर्मूला यूज करूंगा, R इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ये पूरा चेंज होके ए और बी वेक्टर बन जाएंगे R वेक्टर। अब ये सारे दोनों वेक्टर को मिटा दूंगा और आपका R वेक्टर बन जाएगा। क्लियर है? तो ये आया उस R वेक्टर का मैग्नीट्यूड। उसकी डायरेक्शन भी आपको चाहिए होगी, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, विदाउट डायरेक्शन तो आप बता नहीं सकते। तो उसकी डायरेक्शन के लिए आप ये फॉर्मूला लगाओगे, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। These two are very important। एक्चुअली में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैकेनिक्स में, लॉज ऑफ मोशन में जहां जहां वेक्टर क्वांटिटी होंगी वहां इसका यूज होगा। या तो कंपोनेंट में डिवाइड करो या कंपोनेंट को कंबाइन करके एक वेक्टर बना दो। तो कंपोनेंट में डिवाइड करना हमने अच्छे से सीख लिया था। कंपोनेंट को वापस कॉम्बिनेशन करके एक वेक्टर में कन्वर्ट करना इस फॉर्मूले से हम डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है? अब मैं इस फॉर्मूले को यहां पे लिंक करता हूं कि मुझे f sin थीटा और f cos थीटा को दोबारा f बना के देखना है। कोई बात नहीं, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो थीटा जो हमारा हो गया वो हो गया 90, तो cos 90 हो गया 0। तो मुझे r क्या मिल गया, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप देख लो r इक्वल टू f इक्वल टू अंडर रूट ऑफ इन दोनों का स्क्वायर आएगा। देख लो f स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस f स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आपको f ही देने वाले होंगे। तो मैं यहां लिख देता हूं, अगर 2 वेक्टर्स आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो होगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और उनका डायरेक्शन होगा tan इनवर्स b अपॉन ए। इसको मैं यहां से आपको करके दिखा देता हूं कि सर इन दोनों को, ये कंपोनेंट जो है वो f के ही हैं, तो आप कंबाइन करके बता दो f कैसे आ रहा है। सिंस ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं तो मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा, तो मैं देखूंगा रिजल्टेंट आ रहा है अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस एफ स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। एफ स्क्वायर कॉमन है, कॉमन ले लिया, अंदर बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर बचा जो कि एफ हो जाएगा। देखो आपका कंपोनेंट वापस आ गया। जिस एफ के आपने 2 कंपोनेंट बनाए थे उसको वापस रिकंबाइन करके एफ आ गया। मतलब हमारे इफेक्ट में कोई चेंज नहीं होता है, वो वही इफेक्ट प्रोड्यूस करता है जो वो ओरिजिनल एक वेक्टर था, वो 2 मिलके भी वही इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। तो हम उनको अपने सेक ऑफ कन्वीनियंस के लिए रिजॉल्व कर लेते हैं या कंबाइन कर लेते हैं। ठीक है? मैंने इसका तो यूज बताया। अब इसमें अब आपको इसका बहुत सारा यूज कहां पड़ेगा, जब वेक्टर्स के क्वेश्चन फोर्स में आएंगे कि इस डायरेक्शन में भी फोर्स है, इस डायरेक्शन में भी फोर्स है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अपन उसको बोलते हैं कि एक ही बॉडी पे एक फोर्स ऐसे लग रही है, एक फोर्स ऐसे लग रही है F1 F2, एक फोर्स ऐसे लग रही है F3, एक फोर्स ऐसे लग रही है F4। अब इन सबका इफेक्ट ज्वाइन करके आपको आंसर बताना है कि एक फोर्स बता दीजिए जो इन सबके इफेक्ट के इक्वल हो जाए। क्वेश्चन कि इतनी सारी फोर्सेस एक ही बॉडी पे लग रही हैं, मैं इंटरेस्टेड हूं कि मुझे एक फोर्स बताइए जो इन सबके इफेक्ट के इक्वल आ जाए। तो यहां पर आपको कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ेगा। बहुत सारे वेक्टर्स को एक वेक्टर बनाना, इस टेक्निक को ही कॉम्बिनेशन कहते हैं, जो बहुत यूजफुल रहेगी आपके एग्जामिनेशन के लिए। फोर्स
कोलिजन के न्यूमेरिकल के समय आपको इसकी बहुत याद आने वाली है, मैकेनिक्स के बहुत सारे न्यूमेरिकल में आपको इसकी याद आने वाली है, ये हमेशा याद रखें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। तो अब हम इसको कंबाइन कैसे करेंगे एक वेक्टर में? सिंपल है हमारी टेक्निक कि हम एक एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे और एक वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे और हर एक को रिजॉल्व करते जाएंगे। फिर हम एफ एक्स और एफ वाई दो कंपोनेंट मुझे मिल जाएंगे और उन दो कंपोनेंट को इस फॉर्मूले की हेल्प से जब मैं कंबाइन करूंगा तो मुझे वो 1 2 3 4 फोर्सेस एक फोर्स बन के मिल जाएंगे। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। कोई भी डिफिकल्टी लगती है आप मुझे बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में। दूसरी बात, इसके बेस जब न्यूमेरिकल करेंगे इसकी नॉलेज को मत भूलिएगा, ये बहुत जगह काम आने वाली है। ठीक है, मैं हमेशा आपसे कहता हूं कॉन्सेप्ट एक पार्ट है, सेकंड लेवल है आपको उसकी कॉन्सेप्ट के छोटे छोटे पॉइंट्स बना लेना, और तीसरी है आप उस पे बेस्ड क्वेश्चंस को जरूर करें। आप उस पे बेस्ड क्वेश्चन को अगर नहीं करेंगे तो वो कॉन्सेप्ट आपके मन में जगह नहीं बना पाएगा, आपके दिमाग में जगह नहीं बना पाएगा। आपकी स्किल को शार्प करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट को यूज करना बहुत अच्छे से आना चाहिए, और वो तभी होगा जब आप न्यूमेरिकल्स लगाएंगे उस पे बेस्ड। आई होप आप सब लोग अच्छे से इसको समझ चुके होंगे। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम लगती है मुझे बताइएगा, मैं एक और वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करें, और एक इंपॉर्टेंट चीज हमेशा याद रखें, आपका टारगेट क्वेश्चंस क्रैक करना है। एग्जामिनेशन में बैठने वाले 10 से 12 लाख पीपल जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनमें से आप विश्वास नहीं मानोगे 80% की बेसिक डेफिनेशन वगैरह सब कुछ उनको अच्छे से आ रहा होता है, बट उनके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कब कौन सा चीज कहाँ लगाएं, इसमें बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है, क्योंकि उन्होंने न्यूमेरिकल को जब घर पे प्रैक्टिस किया था तो बहुत सारी मिस्टेक्स की थी। आंसर जल्दी से देख लेना, प्रॉपरली कॉन्सेप्ट को वहां पर रिलेट नहीं करना। हर क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है। हम बहुत सारी चीजों में तुक्के में बहुत मास्टर होने लगते हैं कि अरे यार इसका ये होगा। बहुत जरूरी है, वो एक आर्ट है, लेकिन आप तैयारी करते समय पूरा फोकस करें कॉन्सेप्ट बेस्ड पे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलिए पढ़ाई करें, अपना ध्यान रखें।